दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो वक्त उसके लिए मनहूस साबित होता है। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल एक लड़की होती है, वो अपने घर में नहा धो के कपड़े बदल रही होती है। जब वो कपड़े बदल रही होती है तो उसका बाप उसको देख लेता है और वो उसे कुछ उस तरह से देख लेता है कि जिस तरह से उसको नहीं देखना चाहिए था। उसका बाप जब उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है तो वो बेकाबू हो जाता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। जब वो अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है तो उसकी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी लड़की की आवाज़ उसके बाप के कानों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन इसके बाद में जब तक वो अपनी लड़की के साथ बलात्कार करता है दोस्तों, जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक कि वो खुश नहीं हो जाता, और जाते जाते वो अपनी बच्ची को एक नसीहत देता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश भी की तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन भविष्य के बारे में कौन जान सकता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में इस कहानी में दोस्तों ना केवल कत्ल होते हैं, बल्कि ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि लोग इसे सुनकर ठहर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक ज़िला है लुधियाना। बात कर रहा हूँ जुलाई 1999 की। दोस्तों, जब उस बच्ची के साथ में बलात्कार होता है तो वो बच्ची अपने घर में रो रही होती है। जब वो बच्ची अपने घर में रो रही होती है तो उसके घर में उसकी माँ आती है। माँ देखती है कि उसकी बच्ची रो रही है। उसकी बच्ची नाबालिग थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। अब वो बच्ची अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हुआ है। जैसे ही उसकी माँ ने ये सारी कहानी सुनी तो उसकी माँ भी रोने लगी, क्योंकि अब उसकी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दरअसल उसके पति ने अपनी नाबालिग बच्ची का ही बलात्कार कर दिया था। अब उसकी माँ के मन में बस एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पति ने आज बलात्कार कर दिया है, उसके बाद में उसे उसकी आदत पड़ जाए और आगे भी अपनी बच्ची का बलात्कार करे। तो उसकी माँ क्या करती है, अपनी बच्ची को अपने साथ लेके सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उन माँ बेटी की बात सुनती है, उनकी रिपोर्ट लिखती है, तो पुलिस तुरंत इस घटना को गंभीरता से लेती है और उसके खिलाफ जांच पड़ताल करती है। उस लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उसके बाद में इस सारे मैटर को अदालत तक पहुंचाया जाता है और इसकी सुनवाई पूरी सही तरीके से होती है। एक एक चीज़ की जांच पड़ताल होती है और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है और इस व्यक्ति को 12 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाए। जब तक ये जेल में रहे इसके साथ पूरी मेहनत करवाई जाए, उससे काम करवाया जाए। जैसे ही कोर्ट ये इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए बोलती है, उसको सज़ा सुनाती है, तो उस एरिया में एक बात फैलना शुरू हो जाती है कि एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम होता है मोहिंदर सिंह। अब दोस्तों, मोहिंदर सिंह अब जेल में जाता है। अब शुरुआत में क्या होता है, जब मोहिंदर सिंह जेल के अंदर होता है तो लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि उसने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ में गलत काम जो किया था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उससे जब जेल में काम करवाया जाता है तो अपने काम को बड़ी लगन से करता था, ईमानदारी से करता था। उसके काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलती थी। उसका व्यवहार जेल में जो कैदी थे, सिपह सलार थे, अधिकारी थे, उन सब के लिए बहुत अच्छा था। तो लोगों को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कहते थे लगता है इसको ये बेगुनाह है और इसको सज़ा ऐसे ही मिल गई है, ये मतलब ये बेकसूर है, इसको सज़ा सुना दी गई है, इसको फंसाया गया है। तो मोहिंदर सिंह की क्या है, जेल में लोगों से दोस्ती हो जाती है। अब उसका व्यवहार अच्छा था, सबसे बोलचाल अच्छी थी। तो जेल में कुछ लोग उससे कहते कि देखो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो पे रोल लेकर तुम जेल से बाहर जा सकते हो, बाहर जाके अपना सामान्य जीवन जी सकते हो। अब मोहिंदर सिंह से ये वाली बात कही जाती है तो मोहिंदर सिंह इस वाली बात को फॉलो भी करता है। अब फॉलो करता है तो वो पे रोल के लिए अप्लाई करता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 1999 में
ये जेल में गया था और 2005 में ये पेरोल के लिए अप्लाई करता है और उसको पेरोल मिल भी जाती है। अप्रैल 2005 का ये समय था दोस्तों, इसे पेरोल मिल जाती है। अब ये जेल से बाहर निकलता है और किराए पर एक कमरा ले लेता है और एक चिट्ठी अपने घर पे भेजता है अपनी पत्नी और बेटी के लिए। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरी कोई चीज़ हो, तुम मेरी किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगा सकते। अब जैसे ही ये धमकी मोहिंदर सिंह की पत्नी और बेटी के पास पहुंचती है तो उसकी पत्नी और बेटी घबरा जाती हैं। उनको डर लगने लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मोहिंदर सिंह उनके साथ में कोई वारदात कर दे। तो वो क्या करती हैं, वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती हैं और उसकी शिकायत दर्ज कराती हैं। लेकिन पुलिस उनकी इस बात को कोई सीरियस नहीं लेती, क्योंकि पुलिस के पास पहले ही ये जानकारी मिल चुकी होती है कि मोहिंदर सिंह का जेल में व्यवहार बहुत अच्छा था। इसलिए पुलिस इस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब समय बीतने लगता है तो उसकी जो पत्नी और बेटी होती हैं तो उनको भी लगता है कि सब कुछ सामान्य है, उसके पिता ने बस ऐसी धमकी दी थी, वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन दोस्तों 8 जनवरी 2006 का ये वाक़या है। लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला थाना, और इसी का ही एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा, ये दोनों अपने घर पे मौजूद होती हैं और साथ में ही एक इनकी रिश्तेदार वो भी घर पे मौजूद होती है। उसका नाम होता है सालू वर्मा। दोस्तों अब क्या होता है, मोहिंदर सिंह क्या करता है, एक सीढ़ी लेकर आता है और घर की दीवार पे लगाता है और चुपचाप छत के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसकी पत्नी पूजा कर रही होती है। मोहिंदर सिंह के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो अपनी पत्नी को ज़ोर से आवाज़ लगाता है। जैसे ही उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो मोहिंदर सिंह उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो उसकी पत्नी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। तो मोहिंदर सिंह क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को उसके सर में दे मारता है। उसके सर में दे जैसे ही वो उसके सर में उस कुल्हाड़ी को मारता है तो उसकी पत्नी नीचे गिर जाती है। अब वो दोबारा से वार करता है तो उसकी पत्नी बीच में हाथ ला लेती है। जैसे ही वो हाथ लाती है तो कुल्हाड़ी उसके हाथ को काटते काटते उसके सर में लगती है। वो टोटल 4 बार अपनी पत्नी के ऊपर करता है। अपनी पत्नी के ऊपर वो 4 बार करता है तो 4 बार ऐसे करता है कि उसकी पत्नी को संभलने का मौका नहीं मिल पाता, वो कुछ बोल नहीं पाती और उसकी पत्नी वहीं पे अपनी दम तोड़ देती है। अब जैसे ही घर के अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं तो मोहिंदर सिंह की जो बेटी थी वो अब बालिग हो चुकी थी। वो अंदर आके देखती है कि क्या हुआ। उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी अंदर से, तो देखती है मोहिंदर सिंह खड़ा हुआ है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और उसकी माँ की लाश ज़मीन में पड़ी हुई है। अब जैसे ही उसकी पत्नी बेटी भागने वाली थी तो मोहिंदर सिंह उसका पीछा करता है। उसका जितना गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर था उतना ही गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर भी था। मोहिंदर सिंह जरा भी दया नहीं दिखाता। वो अपनी बेटी के ऊपर बार पे बार किए जाता है, बार पे बार किए जाता है। बताते हैं दोस्तों टोटल 9 बार किए गए थे, जिसमें कि 2 बार खाली गए थे और 7 बार उसकी बेटी के ऊपर हुए थे, जिसमें कि उसकी बेटी की मौत हो गई। अब घर में एक और शख्स है जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। वो थी उसकी रिश्तेदार सालू वर्मा। अब सालू वर्मा को क्या होता है, इतनी ही देर में समय मिल जाता है वहाँ से भागने का, लेकिन मोहिंदर सिंह ने उसको देख लिया था भागते हुए। तो मोहिंदर सिंह क्या करता है, उसके पीछे भागता है। तो सालू वर्मा अपने कमरे के अंदर बंद हो जाती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है घर के अंदर, ताकि ये आवाज़ उसकी बाहर जाए और आसपास के लोग उसको बचा लें। और मोहिंदर सिंह क्या करता है, सालू वर्मा अंदर से शोर मचा रही होती है, मोहिंदर सिंह उस कुल्हाड़ी से दरवाजे पे वार कर रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो दरवाज़ा टूट जाए। लेकिन सालू वर्मा की आवाज़ घर के बाहर तक पहुंच जाती है। जैसे ही आसपास के लोगों को सालू वर्मा की आवाज़ आती है तो वो सोचते हैं कि औरत की चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस घर की ओर जाते हैं जहाँ से इस घर में से औरत के चीखने की आवाज़ आती है। अब वो सारे लोग उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगते हैं। तो मोहिंदर सिंह को पता चल जाता है कि घर के बाहर लोग आ गए हैं। अगर वो दरवाज़ा तोड़ के या छत के रास्ते जैसे भी घर में आ गए तो वो उसको पकड़ के मार डालेंगे। तो मोहिंदर सिंह क्या करता है, सालू वर्मा को छोड़ देता है
और फिर से छत के रास्ते कूद काट के वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही मोहिंदर सिंह घर के बाहर निकलता है और इधर से गांव वाले लोग क्या करते हैं, घर के दरवाजे को जैसे तैसे करके खोल देते हैं। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मोहिंदर सिंह की पत्नी और बेटी खून से लथपथ ज़मीन में पड़ी हुई हैं। और देखते हैं कि एक दरवाजे के अंदर से आवाज़ आ रही है जहाँ पे कि सालू वर्मा होती है। तो उसको बताया जाता है कि हम गांव के लोग हैं, तुम चिंता मत करो, अब दरवाज़ा खोल सकती हो। तो देखा जाता है दोस्तों, घर में खूनम खून हो रहा होता है। अब ये खबर होबे वाला पुलिस थाने तक पहुँचाई जाती है। अब जैसे ही खबर पुलिस तक पहुंचती है तो तुरंत एसएचओ अपनी पूरी टीम को लेकर मौका वारदात पर पहुंचता है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे 2 महिलाओं की हत्या की गई है। अब जांच पड़ताल की जाती है कि किसने हत्या की, क्यों हत्या की। तो ये सारे राज खुल के आ जाते हैं कि मोहिंदर सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की है। अब पुलिस क्या करती है, मोहिंदर सिंह को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है जहाँ पे वो किराए पर रहता है। तो देखा जाता है कि मोहिंदर सिंह वहाँ पे आराम से बैठा हुआ था। मोहिंदर सिंह को कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही पुलिस जाती है वो हाथ आगे करता है कि ये कर लो गिरफ्तार मेरे को। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है कि मोहिंदर सिंह ने ही किया था या किसी और ने किया था, क्यों किया था। तो मामले की जांच पड़ताल जब होती है तो पता चलता है कि सारे सबूत गवाह सब मोहिंदर सिंह के खिलाफ थे। अब इस मामले की चार्जशीट अदालत में दी जाती है। दोस्तों, इस मामले की सुनवाई ज़्यादा दिन नहीं चलती, सिर्फ 1 साल में ही इसका फैसला आ जाता है। 2006 का ये केस था। 2007 में 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। और जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी के फंदे पे लटकाया जाए तब तक कि इसके प्राण न निकल जाए, क्योंकि ये रियल ऑफ द रियल केस है। अब जब इस मामले को रियल ऑफ द रियल केस माना गया और जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई तो वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे उन सबका यही कहना था कि ये व्यक्ति इसी लायक था, क्योंकि जब ये 41 साल का था तब इसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। उसके बाद में ये जेल जाता है। उसके बाद में 5 साल बाद ये पेरोल लेके वापस आता है और उसके बाद में इसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। ये व्यक्ति इसी लायक है, इसको फांसी की सज़ा ही होनी थी। अब वक्त आगे बढ़ता है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट से अपील करता है कि जो सज़ा मेरे को दी गई है इसको थोड़ी कम की जाए। तो कोर्ट क्या करती है, इसकी पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता है कि इसने नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया था अपनी का, उसके बाद में उन दोनों की हत्या भी की थी, माँ और बेटी की। तो कोर्ट इसके फांसी की सज़ा को ऐसे ही रहने देती है। ये हाई कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और आज भी दोस्तों ये जेल में ही है। अब होता क्या है, ये हर जगह अपने अलग अलग तर्क देता है कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाता है तो कहता है कि साहब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को फांसी की सज़ा मत दो। लेकिन इसकी फांसी की सज़ा नहीं बदली जाती। लेकिन आखिर में क्या होता है, ये तब बार बार जाके अपने नए नए बहाने बना रहा होता है, तब इसकी सज़ा थोड़ी कम की जाती है। इसकी सज़ा को फांसी की सज़ा से घटाकर उम्र कैद की सज़ा दी जाती है इसको। और कहा जाता है कि जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं, इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आने दिया जाए। ये सलाखों के पीछे ही मरना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति है ही ऐसा, इसी लायक है, क्योंकि इसने अपनी नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया। जेल में इसने अपना ऐसा रूप दिखाया कि इससे अच्छा इस दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए इसको कोर्ट की तरफ से पेरोल भी दी जाती है। उसके बाद आके इसने क्या किया, अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों, ये व्यक्ति आज भी जेल में है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर ये व्यक्ति उस समय पे जब इसने अपनी बेटी को कपड़े बदलते हुए देखा था तो ये अपने आँखों को बंद करके वहाँ से चला जाता, इसने कुछ देखा ही नहीं, तो आज सब कुछ सही होता। लेकिन इसके अंदर जो है हैवान था। जब इसने अपनी बेटी को कपड़े बदलते हुए देख लिया था तो इसके अंदर हैवान जाग गया, इसके अंदर की वासना जाग गई और उसने तुरंत उसी समय एक्शन लेना शुरू कर दिया और अपनी छोटी सी बच्ची के साथ गलत कार्य किया। अगर ये व्यक्ति उस वक्त अपनी भावनाओं पर, अपने हवस पर काबू कर लेता तो आज ये व्यक्ति जेल के अंदर नहीं होता। इसकी पत्नी जिंदा होती, इसकी बेटी जिंदा होती और इसका परिवार आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ देखा तो तुरंत हमें एक्शन लेना है। चाहे होता क्या है, लोगों के अंदर अलग अलग तरह की प्रवृत्ति होती है। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत से बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग तो
तुरंत एक्शन लेते हैं अच्छा काम करने पे। जैसे किसी कोई भूखा प्यासा है तो तुरंत वो एक्शन लेंगे, उसको खाना पीना खिलाया जाए। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी मदद की जाए, कोई एक्सीडेंट होता है उसकी मदद की जाए। मतलब अच्छे लोगों की ये पहचान है कि वो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। और बुरे लोगों की ये पहचान है जो उस व्यक्ति की पहचान थी जिसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही होते हैं बुरे लोग, वो एक्शन तुरंत लेते हैं। कोई उनसे कोई गलत शब्द बोल दे तुरंत लड़ने पहुंच जाते हैं, अपने बाप पे हाथ उठा देते हैं, माँ पे हाथ उठा देते हैं, बच्ची के साथ बलात्कार कर देते हैं। ये बुरे लोगों की पहचान है। लेकिन इन दोनों के लिए एक सलाह है, चाहे आप अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपको एक्शन तुरंत नहीं लेना है, पहले सोचना है, समझना है। चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, अगर हम अच्छा करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा ना हो कि हमारे लिए बुरा निकल आए। बुरा करने का परिणाम तो बुरा है ही, लेकिन अच्छा करते समय ऐसा ना हो इसका परिणाम बुरा निकल आए। तो अच्छे लोगों की तो देखिए तारीफ़ है, उसके मामले में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बुरे लोग के लिए कहना ये है कि तुरंत एक्शन लेंगे तो उससे बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तुम्हारी अकेले की ज़िंदगी तो ख़राब है ही है, लेकिन तुम अपने इस बुरे व्यवहार की वजह से, बुरी वासना की वजह से, बुरे मन की वजह से और लोगों की ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। नमस्कार।